उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन एक सीट ऐसी सीट है जिस पर दांव फंस रहा है, जिस पर पेच फंस रहा है। वो सीट मिल्कीपुर सीट है। जरा ध्यान दीजिएगा, मिल्कीपुर सीट, इस सीट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सराखों पर रखा हुआ है। यानी कि ये कांटों भरा ताज उन्होंने खुद सर पर पहना हुआ है। और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई, इस हार को पचा नहीं पाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अवधेश प्रसाद की एक बड़ी जीत से योगी आदित्यनाथ मुंह की खाकर बैठे हुए। और ऐसे में यही सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिरकार सभी 9 सीटों पर आपने चुनावी तारीखों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्यों मिल्कीपुर का ऐलान नहीं किया? और क्या मिल्कीपुर में बीजेपी अभी तैयार नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुनिएगा, क्या मिल्कीपुर से तय हो जाएगा योगी आदित्यनाथ की सत्ता का आने वाला भविष्य? क्या 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस सीट से तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सर के साथ चलते हैं। सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर बहुत बड़ी सीट है मिल्कीपुर सीट, और इस सीट पर हार और जीत ये तय जरूर करेगी, लेकिन हार और जीत से पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का आने वाला भविष्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, और यहाँ से अगर वो हारते हैं तो शायद आगे वो सीएम ना बन पाए। देखिए बिल्कुल, और अब अयोध्या का जिक्र मैं करूं, जिसको फैजाबाद सीट के नाम से भी जाना जाता है। इस सीट के ऊपर 2024 में जिस तरह से बीजेपी बड़ी कह सकते उम्मीदों में थी कि यहाँ तो हम हार ही नहीं सकते, राम के नाम पर पूरे देश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा, और जिस तरह से रिलैक्स नजर आया अयोध्या में कि भाई यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तो आसानी जीत जाएंगे। लेकिन जब राहुल परिणाम सामने आते हैं, उस समय पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को करारी मात दी है। बीजेपी की जो एक तरीके से ख्वाब थे उनको चकनाचूर कर दिया है कि भाई अयोध्या से तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, ये राम की भूमि और राम के नाम पर हमारा पूरा कब्जा है। लेकिन उसी राम की भूमि पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर खाने में, और खासकर उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए आपको याद हो कि प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में है, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि क्या बड़े नेताओं ने अयोध्या को हरवा दिया बीजेपी, यानी कि अपने ही नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाते हैं। उसी अयोध्या की, उसी फैजाबाद की एक सीट है मिल्कीपुर, जहां से एक तरीके से कहें तो अवधेश प्रसाद जो है वहां से एमएलए का चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद जब वो एमपी का चुनाव जीत जाते हैं फैजाबाद अयोध्या से, तो उनको वहां से हटना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अब यही इसी सीट के ऊपर उपचुनाव है राहुल, और हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी को पता था कि भाई उनके प्रत्याशी ने जो 2022 में अवधेश के हाथों हारे हैं बाबा गोरखनाथ, उन्होंने एक याचिका दाखिल की हुई है कि भाई कागजों के आधार पर कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के कागजों में कहीं कमी थी, और उसको लेकर याचिका दायर की गई और उनकी सदस्यता को भी निलंबित करने का उसमें बात कही गई। लेकिन कोर्ट ने उनकी सुनवाई को तो एक्सेप्ट कर लिया, और उसी सुनवाई के आधार पर कहा गया कि भाई इस सीट के ऊपर उपचुनाव नहीं हो सकता। तो क्या बीजेपी को ये बात पहले पता नहीं थी? क्या उनके प्रत्याशी जो हारे थे उनको ये बात पता नहीं थी कि भाई यहाँ पर उपचुनाव होने वाला, अपनी याचिका को वापस लीजिए? अब देखिए जरा पूरे का पूरा खेल निकल के सामने आता है कि जब चुनाव आयोग कहता है कि भाई इकताल जो कह सकते हैं यूपी की जो 10 सीटें हैं उसके ऊपर 9 में चुनाव होगा, 1 में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो तकनीकी पक्ष है इस आधार पर। तो यहाँ पर बीजेपी के जो अब नेता हैं, उस समय हारे हुए बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि भाई मैं अपनी याचिका वापस ले लूंगा, लेकिन चुनाव यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए किस तरह की राजनीति है जो दिखाई पड़ती है कि एक तरफ तो आप इस बात का इंतजार करते हो कि आराम से रिलैक्स बैठे हो, आपको पता था कि इस सीट के ऊपर चुनाव होना है, तो आपने याचिका पहले वापस क्यों नहीं ली? ये कहने के बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और जो बात आपने कही मूल रूप से कि क्या यहाँ से अगर बीजेपी हारती है
तो क्या बीजेपी की सत्ता और दूसरी बात की क्या सीएम योगी की जो कुर्सी है क्या वो यहाँ से हिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि आपने सही कहा कि मिल्कीपुर की जिम्मेदारी बाबा कह सकते हैं कि गोरखनाथ की जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से सीएम योगी ने ले रखी, लेकिन अगर यहाँ से चुनाव हारते हैं तो सिंहासन उनका डोलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अभी भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की इस इतनी करारी हार हुई तो लगातार सीएम योगी दिल्ली यूपी के चक्कर लगाते हुए नजर आए थे। और योगी आदित्यनाथ मठ जाने की तैयारी कर लें क्योंकि बाबा को अब मठ जाना पड़ेगा जी। और अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं क्योंकि धमकाया अखिलेश यादव ने, पुलिस के एक बड़े अधिकारी को धमकाया उन्होंने। जेपी सेंटर जाने से जब उन्हें रोका गया, सर ये बात अखिलेश यादव ने कही, कब तक खड़े रहेंगे आप? बिल्कुल। और देखिए साल भर 2 साल, लेकिन ज्यादा समय नहीं जी। और क्या इतने आत्मविश्वास के साथ अगर अखिलेश यादव ने सर बात कही जी तो क्या सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री भी उनका तैयार होता नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसको समझें तो नजर ये आता है कि अखिलेश यादव पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए। आपको मैं जरा आंकड़ों में बताता हूं कि 2017 में जिस तरह से सत्ता अखिलेश यादव के हाथों से गई, उसके बाद लगातार वो प्रयास करते रहे। 2019 में भी हमने देखा कि बसपा के साथ में गठबंधन करते हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसमें सपा को भले ही 5 सीटें मिली होंगी, बीएसपी को वहां पर 10 सीटें मिलती हैं, लेकिन फिर भी बीएसपी कहती है कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि आपकी वजह से हमारे वोटों का बंटवारा हो गया, हमारे वोट हम तक नहीं आए। खैर 2022 में पहुंचते हैं और यहाँ पर एक बार फिर अखिलेश यादव पूरी शिद्दत के साथ में चुनावों में जाते हैं और जीत के दावे करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो अखिलेश यादव और जो उनका गठबंधन था जिसमें ओपी राजभर भी थे, जयंत चौधरी भी थे, 125 के आसपास सिमटता है। और वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा की बात करें तो 110-11 के आसपास रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो 80 सीटें थी वो ऐसी सीटें थी जो सीधे वो कह सकते हैं सपा जो थी वो बसपा की वजह से हारी, कुछ ही हजारों के वोटों के अंतर से हारी। और इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार बसपा से संपर्क करते रहे कि भाई आप हमारे साथ आइए, चुनाव लड़िए, लेकिन बसपा ने उनकी तरफ आना नहीं चाहा। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि मैं टक्कर की बात करूं कि 111वीं सीट अगर अखिलेश यादव लेकर आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हम आपका तख्ता पलट कर सकते हैं। और 2024 में आपको अगर याद हो कि तमाम बीजेपी के नेता क्या कहते हुए नजर आते थे कि भाई कांग्रेस का तो सफाया चट्टे, कांग्रेस है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी, एक सीट भी जीत ले तो बड़ी बात हो जाएगी। अमेठी में जिस तरह स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी और तमाम जगह पे बीजेपी के नेता चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव की पार्टी को तो बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आते थे राहुल कि ये समाप्तवादी पार्टी है, कोई इसका भविष्य नहीं है, कोई इसका आने वाला फ्यूचर नहीं है और ये इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने जब लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पे जब पहुंचे लोगों से हमने कम्युनिकेट किया और उस आधार पर जब हम लोगों ने एग्जिट पोल बनाया राहुल, वो 40 सीटों का आसपास हमने सपा को रखा था। उस समय तमाम लोगों ने हमारा भी हंसी उड़ाई कि भाई आप तो कुछ अलग ही बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो वहां पर 37-38 सीटें सपा को मिलती हुई नजर आई थी। और इतनी जो सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, हमने इसका आकलन पहले किया था जी, लेकिन सर समाजवादियों के अंदर लगातार आत्मविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और क्या जो उत्तर प्रदेश में ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को थी और बाकी सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी। सर ये जो समाजवादी है, ये जो इतने आत्मविश्वास के साथ अखिलेश यादव इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं कि इस उपचुनाव में एक शानदार जीत तो करके आगे का जो रास्ता है वो भी तय करेंगे? और कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ेगा, जितना वो आज हम देख रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ा रहे हैं और सीधे तौर पर योगी के अधिकारियों को धमका रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है राहुल कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, क्योंकि यहाँ पर 9 सीटों पे अगर चुनाव होता है और जिस देखिए बीजेपी के अंदर भी खिचड़ी पकी हुई नजर आती है, जैसा हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि चाहे हम जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, सब लोग खींचतान में लगे हुए हैं कि भाई मुझे 1 सीट चाहिए, मुझे 2 सीट चाहिए, और बीजेपी इस कश्मकश में कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन में अगर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में गई है तो 7 सीटें सपा के पाले में गई है और दोनों खुश हैं, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ताकत कम से कम नजर आती है कि अगर दोनों का वोट बैंक इस आधार पर आगे बढ़ा तो बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा बीजेपी के प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि बीजेपी को अगर हरवाया किसी ने तो बीजेपी के लोगों ने हरवाया, तो क्या एक बार फिर उपचुनाव में कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे बड़ा खेल होता है तो सीएम योगी, जैसा मैं शुरू में भी कहा, सत्ता जो है वो गड़बड़ा सकती है, सत्ता से हाथ धोना
पड़ सकता है, क्योंकि 27 भी बहुत दूर नहीं है। यहीं से पूरे का पूरा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। और जो आपने कॉन्फिडेंस का जिक्र किया अखिलेश यादव का, देखिए जाहिर बात है कि जो 37 सीटें जीती हैं वो एक तरफ, लेकिन इसमें से जो एक सीट है अयोध्या की जो अवधेश प्रसाद ने जीती है वो सीट एक तरफ। आप देख रहे हैं संसद के अंदर भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के साथ में बैठे हुए नजर आते हैं और संविधान की जीत बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म जाति की राजनीति जो है अखिलेश यादव कहना चाहते हैं कि अब जनता ने नकार दी है, अब जनता काम की बात करेगी और 2027 में आप देखिए कि यहाँ पर सपा की सरकार बनती हुई नजर आएगी। और देखिए सर ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों ने साजिश रची और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो हाल हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा 32-33 सीटों पर सिमट कर रहा है। तो क्या उपचुनाव में भी बड़ी साजिश होगी बीजेपी के खिलाफ और क्या ये अपने ही करेंगे ये साजिश? लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी बना हुआ है कि क्या अगर मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो क्या उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर या राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं इस पर विराम लगता नजर आएगा? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।